ल्यामो धुंडो तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा। पिछले वीडियो में हमने दलाई लामा के दलाई लामा बनने की कहानी सुनी। हमने जाना कि तिब्बत के अंदर ये जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो कैसे शुरू हुई और कैसे तिब्बत में 14 दलाई लामा हुए और दलाई लामा आध्यात्म के साथ में उनके राजनीतिक संरक्षक बने। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना कि कैसे एक 2 साल का बच्चा जिसे तिब्बत का सबसे बड़ा पद दे दिया गया वो सब कैसे हुआ, और हमने जाना कि किस तरह से माओ ने चाइना जीत के उसके बाद तिब्बत पर अपनी आंखें टेढ़ी और तिब्बत को अपना गुलाम बना दिया। 1949 नवंबर के महीने में दलाई लामा को 15 साल की उम्र में तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन सामने थी एक क्रूर सेना, माओ की सेना, और दिल में थे बुद्ध के विचार। यहां से शुरू होता है दलाई लामा के राजनीतिक सफर की शुरुआत, या कहें राजनीतिक संघर्षों की शुरुआत। आज इस वीडियो में हम दलाई लामा के आगे के राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक राष्ट्राध्यक्ष अपने ही देश से निर्वासित हो गया और उसे बुद्ध के देश में, भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ। पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की सेना का आधिकारिक नाम है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, हम भी अक्सर न्यूज़पेपर में इसका नाम सुनते ही रहते हैं। ये जो पीएलए है वो बेसिकली चाइना की सेना नहीं है, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और उसके संविधान में लिखा हुआ है कि उसकी लॉयल्टी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और उसके लीडर के प्रति ही रहेगी। ये उसका एक इतिहास है। तो पीएलए ने वहां पर कत्लेआम और क्रूरता मचानी शुरू की। आखिरकार मई 1951 में बीजिंग में तिब्बती नेताओं दलाई लामा और माओ के बीच एक 17 सूत्री समझौता हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दलाई लामा आज भी कहते हैं कि वो हस्ताक्षर गन पॉइंट पर कराए गए, बंदूक की नोक पे कराए गए, ऐसा दलाई लामा अक्सर कहते हैं। खैर, समझौते में क्या कहा गया था कि समझौते में कहा गया कि भी तिब्बत की स्वायत्ता बरकरार रहेगी, उसकी संस्कृति और उनके धार्मिक मान्यताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मठों की सुरक्षा बरकरार रखी जाएगी, दलाई लामा की शक्तियों को मान्यता दी जाएगी, पुराने पद जो होंगे वो खाली नहीं किए जाएंगे, लेकिन बदले में तिब्बत को चीन के अधीन में अपनी सरकार चलानी पड़ेगी और उनके सामंजस्य के लिए वहां पर एक प्रशासनिक और एक मिलिट्री यूनिट बनाई जाएगी। लेकिन जो धोखेबाजी ना करे वो चाइना क्या, ये जो प्रशासनिक और मिलिट्री यूनिट बनाई गई पीएलए का ही एक पार्ट था, उसने तिब्बत की संस्कृति पर सबसे पहले हमला करना शुरू किया और जहां भी विद्रोह होता उसे क्रूरता से उसका दमन करते और मठों को नुकसान पहुंचाया गया। जो भी विरोध की आवाज उठती उसे उठा के जेल में डाल दिया गया और यातनाओं की हदें पार कर दी जाती थी। आखिरकार 1954 में दलाई लामा ने माओ से मिलने के लिए एक अपील की। 1954 जुलाई में बीजिंग में माओ और दलाई लामा के बीच में एक मुलाकात हुई, ऐतिहासिक मुलाकात। इस मुलाकात का ब्यौरा हम आपको देते हैं। दलाई लामा ने माओ को याद दिलाया कि हमने 17 सूत्री समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, आप उसका पालन करो। बदले में माओ ने क्या किया, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए दलाई लामा को बोला कि धर्म एक अफीम की तरह है, ये लोगों में जहर भर देता है। तिब्बत और मंगोलिया में मैं इस जहर को जड़ से साफ कर दूंगा। इरादा स्पष्ट था, वो दलाई लामा का मजाक उड़ा रहा था और उसने स्पष्ट कर दिया था कि वो तिब्बत की पूरी संस्कृति को ही नष्ट करने वाला है। आखिरकार चीन का दमन बढ़ता गया और उसके बीच में आया नवंबर 1956। नवंबर 1956 में महात्मा बुद्ध की 2500वीं जयंती थी। उस वक्त दलाई लामा पहली बार बुद्ध की भूमि भारत आए
उनका बहुत स्वागत हुआ और पंडित नेहरू समेत सभी ने उनके आगे अपनी पलकें बिछा दी। 11 सप्ताह तक वो यहाँ पर रहे और उनका बहुत देखरेख और सम्मान हुआ। उस वक्त उन्होंने पंडित नेहरू से इस मामले में दखल करने की बात कही थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उस वक्त तिब्बत के मामले में दखल देने से मना कर दिया। कारण यह था कि 1954 में नेहरू और माओ के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं। उसके तहत दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं करेंगे। तो उस आधार पर नेहरू ने दलाई लामा को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन 3 साल तक और दमन बढ़ता गया। फिर दिन आया 10 मार्च 1959 का, क्लाइमैक्स का दिन। उस दिन क्या हुआ, दलाई लामा ल्हासा के अपने निवास नोरबुलिंका महल, जो महल का नाम है नोरबुलिंका, वहां पर रह रहे थे। वहां पर सुबह से हजारों की भीड़ जमा होनी शुरू हुई। कारण क्या था कि वहां पर एक चीनी आर्मी कैंप में रंगारंग कार्यक्रम होने वाला था और उन्होंने दलाई लामा को इनवाइट किया था, लेकिन बिल्कुल अकेले। वो अपने सुरक्षा कर्मियों को भी साथ नहीं ले जा सकते थे वहां पर। यह चीनी आर्मी की शर्त थी। जनता ये जानती थी कि इस आड़ में चीना दलाई लामा की हत्या कर सकती है, इसलिए जनता वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुई और उन्होंने दलाई लामा से अपील की कि वो इस कार्यक्रम में न जाए। दलाई लामा ने बात समझ ली और वो उस रंगारंग कार्यक्रम में नहीं गए। नतीजा क्या हुआ, 15 मार्च तक आते आते चीनी सेना ने लियामा को युद्ध का मैदान बना दिया। पूरी सेना सड़क पर उतर आई, विद्रोह को दमन करने लगी और हर जगह पर त्राहिमाम और होने लगे। यहां तक कि दलाई लामा के महल पर गोले दागे गए। ऐसे में 17 मार्च 1959 को दलाई लामा एक तिब्बती सैनिक के भेष में उस महल से निकले, अपने कुछ साथियों के साथ पैदल ही चुपचाप वहां से निकले और भारत की ओर गए। 13 दिन का सफर किया। 13 दिन का सफर बहुत ही खतरनाक था। पूरी दुनिया में दलाई लामा लापता है उसकी खबर फैल चुकी थी। पूरी दुनिया ये सोच रही थी दलाई लामा जिंदा है या दलाई लामा मारे गए। वो लोग रात में सफर करते, हिमालय और ब्रह्मपुत्र की नदी को पार करना था, लेकिन रात में क्योंकि चीनी सेना का डर था, ऐसे में दिन में वो किसी मठ में शरण लेते या किसी पहाड़ी में छुप जाते और फिर रात में बिना टॉर्च लगाए अंधेरे में चलते। इस तरह की संघर्ष की 13 दिन की यात्रा की दलाई लामा ने अपने साथियों के साथ। फाइनली 31 मार्च 1959 को दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और वहां पर पंडित नेहरू को पता चला कि दलाई लामा हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया को पता चला कि दलाई लामा स्वस्थ है और जिंदा है। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। तब से दलाई लामा एक निर्वासित सरकार के अध्यक्ष हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। उस वक्त दलाई लामा 24 साल के थे, आज 89 साल के हो चुके हैं और दलाई लामा भारत के हिमाचल में अपने 80,000 निर्वासित तिब्बती अनुयायियों के साथ वहीं पर रह रहे हैं। उधर चीन क्या कर रहा था, चीन ने तिब्बत में क्रूरता की हदें पार कर दी। वहां पर दलाई लामा की तस्वीर रखने को बैन कर दिया गया, उनका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जहां कहीं भी दलाई लामा की तस्वीर दिखती और किसी के पास दिखती तो उसे जेल में ठूस दिया जाता और फिर यातनाओं की हदें पार कर दी जाती। ल्हासा में 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को जेल में ठूस दिया गया। वहां पर कत्लेआम मचाया गया। कहते हैं कि जब वहां पर विद्रोह थमा तो ल्हासा लाशों से भर गया था। जब उन लाशों को जलाया गया तो 12 घंटे तक ल्हासा के आसमान में आग की लपटें देखी गई। अप्रैल के महीने में दलाई लामा मसूरी के बिरला हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिक्लेरेशन करते हैं कि 1951 में जो 17 सूत्री मांगों के साथ 17 सूत्री समझौतों के साथ जो पैक्ट हुआ था उसे रद्द किया जाता है। पंडित नेहरू ने क्या किया, हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बतियों को रहने के लिए एक बड़ी जमीन दी और
तिब्बतियों को शरणार्थी का स्टेटस। अप्रैल 1960 में दलाई लामा अपने 80,000 अनुयायियों के साथ धर्मशाला पहुंचे और वहीं से आज तक वो एक निर्वासित सरकार चला रहे हैं, तिब्बत की सरकार चला रहे हैं। 1966 में माओ की प्रेरणा से चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई। उस सांस्कृतिक क्रांति के आड़ में तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रची गई। तिब्बत के बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाया गया, वहां के बौद्ध भिक्षुओं को तंग किया गया और बौद्ध परंपरा की जो कृतियां थी, जो रचनाएं थी, बड़ी संख्या में उनको जलाया गया। उसके अलावा चीन के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको लाके तिब्बत में बसाया गया। केवल कारण ये था कि चीन तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। सितंबर 1987 में धर्मशाला से ही दलाई लामा ने चीन के सामने एक 5 सूत्री योजना डिक्लेयर की, योजना ऑफर की, लेकिन चीन ने उसको इग्नोर किया। तो और तिब्बत का जो संघर्ष है वो आगे और बढ़ गया, लेकिन अहिंसा से। दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने दलाई लामा के संघर्ष को सलाम किया। 1989 में दलाई लामा को विश्व का प्रतिष्ठित शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें विश्व शांति का प्रवक्ता कहा गया। टाइम मैगजीन ने उन्हें गांधी का बेटा भी कहा। फिर एक और नए टकराव की शुरुआत हुई दलाई लामा और चीन के बीच में 14 मई 1995 में। 14 मई 1995 को क्या हुआ? दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा की घोषणा की, जो उस वक्त 6 साल के थे। पंचेन लामा कौन है? ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पंचेन लामा एक ऐसा पद है जो नए दलाई लामा का चुनाव करता है, और चुनाव की प्रक्रिया भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो पंचेन लामा का चयन किया गया गेदून छुआ की नीमा। वो उस वक्त 6 साल के थे, लेकिन चीन ने क्या किया? अगले ही दिन जैसे 11वें पंचेन लामा का डिक्लेरेशन हुआ, अगले ही दिन वो बच्चा पूरे परिवार सहित गायब हो गया। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ खबरें आती है कि उसकी पढ़ाई चल रही है, वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो कैसा दिखता है, किसी को कुछ नहीं पता। चीन ने उसको परिवार सहित अगवा कर लिया। चीन ने उसके बाद अपना एक पंचेन लामा नियुक्त किया, जिससे उसके द्वारा एक पिट्ठू, चीन का पिट्ठू दलाई लामा नियुक्त किया जा सके, लेकिन उसे ना तो तिब्बती लोगों ने स्वीकार किया और न ही दलाई लामा ने। मई 1911 में दलाई लामा ने अपने राजनीतिक जितने भी कार्यभार थे उनसे संन्यास की घोषणा कर दी। साथ ही घोषणा की कि अब अगला दलाई लामा पंचेन लामा नहीं चुनेगा, अगला दलाई लामा भारत में तिब्बत के जो निर्वासित लोग रह रहे हैं वो मिलकर चुनेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक योजना भी बनाई कि अब दलाई लामा केवल आध्यात्मिक गुरु रहेंगे, राजनीतिक शक्तियों के लिए हम कोई दूसरा प्रयोग करेंगे, जो पहले 5वें दलाई लामा से पहले ऐसा ही होता था। 5वें दलाई लामा से ही दलाई लामा को तिब्बत की राजनीतिक शक्तियां मिली। उससे पहले दलाई लामा सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही होते थे। दलाई लामा चाहते हैं कि अब ऐसी ही व्यवस्था को वापस लागू किया जाए उनकी मृत्यु के बाद। और चीन क्या कर रहा है? चीन का तिब्बत में दमन अभी भी चल रहा है, उसकी क्रूरता आज भी हदें पार कर रही है, और दलाई लामा उसके ऊपर सिर्फ ये कहते हैं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, मुझे उनसे सहानुभूति है। तो ये कहानी थी दलाई लामा की, ये कहानी थी उस संत की जिसने महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलने का प्रण किया, लेकिन उसके सामने था एक ऐसा हत्यारा जिसके लिए हिंसा ही उसका धर्म था। दलाई लामा, जिसे पूरी दुनिया करुणा, प्रेम और आध्यात्म का प्रतीक मानती है, लेकिन चाइना उसे नजरें दिखाता है। लेकिन दलाई लामा की जो कुटिल मुस्कान है
वो चाइना के उस दंभ पर बहुत भारी है। दलाई लामा गुरु जो ज्ञान का समुंदर है, लेकिन हम बुद्ध की धरती और गांधी की धरती के लोग दलाई लामा को मानते हैं। युद्ध पे बुद्ध की विजय। फिर कभी एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।